Okay. Hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai, welcoming you all to another wonderful session. और लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था सेक्शन 48(3), उसी पे थोड़ा सा और जोर डालेंगे आज। 48(3) क्या बोलता था बेटा? 48(3) बोलता था कि बेटा अगर 10,000 से ज़्यादा खर्चा तुमने एक आदमी पे एक दिन में कर दिया, 1 एक्सपेंडिचर 1 पर्सन 1 डे, और आपका एक्सपेंस 10,000 से ज़्यादा हो रहा है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट्स आपकी 10,000 से ज़्यादा हो रही है, डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। सिंपल रूल था, 1 एक्सपेंडिचर 1 पर्सन 1 डे, तीनों चीज़ें साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही एक्सपेंडिचर का पैसा देना है, अलग अलग लोगों को देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही आदमी को देना है तो एक ही दिन देना है, तब दिक्कत है। अलग अलग दिन देना है, कोई दिक्कत नहीं है। डन? यहां तक सबको क्लियर था? यस। 48(3) क्या बोलता है? बोलता है यार देखो, 3 तरीके से पेमेंट करोगे तो मुझे चलेगा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस। ईसीएस में सारी ऑनलाइन जो फैसिलिटीज होती हैं सब आ जाती हैं। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई आ गया आजकल, यूपीआई ले लो, सब आ गया इसमें। यहां तक सबको क्लियर था? आज हम चालू करेंगे इसके एक्सेप्शंस। कहां कहां पे सरकार ने थोड़ी ढिलाई दी है, कहां कहां छूट मिलती है। सबसे पहली छूट, अगर आप किसी बैंक को, एलआईसी को, आईएफसीआई को, यूटीआई को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो तो कैश चलेगा, तब आप 50 पेटी कैश भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे पास कैश है, किसी का कैश बिजनेस है, मिठाई की ही दुकान है मान लो, बहुत पॉपुलर। अब दिवाली के दिन तो धकाधक सेल्स हो रही है, लोग कैश में खरीद के जा रहे हैं। ठीक है, लोग कैश में खरीद के जा रहे हैं। एक दिन में आपकी 10 लाख की सेल हो गई। अब सेल जब आप बैंक में जमा कराने जाओगे तो वो भी तो एक तरह का पेमेंट ही है। हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो, मान लो कि तुम्हें लोन का इंटरेस्ट, ओडी का इंटरेस्ट देना है, तुम्हारे पास कैश सेल्स का पैसा पड़ा है, बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं कि सर ओडी का इंटरेस्ट जमा कराइए अपने ओडी अकाउंट में, आपने इंटरेस्ट जमा नहीं कराया है, आपका कैश बिजनेस है, आप क्या करोगे? आप तो कैश ही दोगे ना। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, लेट मी एडजस्ट द रिकॉर्डिंग कैमरा। थोड़ा सा इसका आई थिंक टेप ढीला है, सो इट कीप्स ऑन। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, तो आप कैश में जा रहे हो जमा कराने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, लेकिन आप पेमेंट किसको कर रहे हो? बैंक को। तो यहां पे सरकार छूट दे रही है, बोल रहा है कोई बात नहीं है, कैश पैसा है, बैंक में डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं उससे। सेकेंड, वेयर द पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, अगर आप हमें खुद पैसा दे रहे हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका टाइम वेस्ट होता होगा वीडियो अपलोड्स मतलब दोस्त वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है यार, मैंने बहुत कोशिश करी, कल भी मैंने ट्राई करा, पर पता नहीं नेटवर्क का इशू है, सर्वर का इशू है। मतलब क्लास तो मेरी अच्छी चल रही है यहाँ के वाईफाई पे, पर कुछ भी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्पीड बड़ी स्लो हो जा रही है। कल आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे में एक वीडियो 98% तक पहुंचा था, फिर नेटवर्क फेल होने की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस, बट आई ट्राई अगेन टुडे। देखिए कोई ना कोई सफलता मिल ही जाएगी। आई ट्राई सम अनदर हॉटस्पॉट। मैम की ऐप में ट्राई करो बेटा। एज फार एज आई रिमेंबर कि मैम की ऐप में रिकॉर्डिंग अपलोड करने का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर उसमें फ्री एक्सेस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। भाई आपने ऑलरेडी मेरी फीस पे करी है, आपको मेरा मिलना चाहिए रिकॉर्डिंग, पर अगर मैं मैम की ऐप पे जाऊंगा अपलोड करने ना तो पैसे मांगेगा पर रिकॉर्डिंग डाउनलोड। वो बोलेगा कि एज अ स्टूडेंट आपने कोई कोर्स में अगर, क्योंकि वो ऑफलाइन कोर्सेज का ऑप्शन देता है, तो अगर मैं उसको ऑफलाइन कोर्सेज में अपलोड करूंगा तो ऑफलाइन कोर्सेज के लिए अलग से आपसे बोलेगा पैसे देने को, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं कर दूंगा मैम की ऐप में। ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग? मुद्दे की बात पे आओ पहले। अगर हमने बैंक को कैश पेमेंट करी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कैश पेमेंट करी, टैक्स एक्सेट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर द पेमेंट इज मेड बाई एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स थ्रू अ बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स थ्रू अ बैंक। तो पहले तो ये समझो कि लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट क्या होता है। देखो लेट्स स्टार्ट, एक रुको ब्लैंक पेज ऐड कर देते हैं, थोड़ा ड्राइंग वाइंग करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा।
ये देखो, ये कौस्तव है। कौस्तव अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। कहां पे? इधर उधर नहीं, फॉरेन में सीधे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बैंक्स के पास जा रहा है। कहाँ जाओगे? दुबई जाओगे। दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कौस्तव। प्रॉब्लम क्या है कि दुबई के जो बैंक्स हैं वो कौस्तव को नहीं जानते हैं। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है दुबई में तो कुछ पैसे तो आपको दुबई में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आपका होम कंट्री इंडिया है, यहाँ पे बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, बिजनेस आपको दुबई में स्टार्ट करना है। कौस्तव को ये बैंक जानता है, ये बैंक कौस्तव को जानता है। कौस्तव चाहता है कि दुबई वाला बैंक भी मुझे पहचान जाए। मैं जब इससे लोन मांगने जाऊं तो मुझे ये ना पूछे कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए। मैं इसको पेपर्स दिखाऊं, देखो इंडिया में बहुत पैसे पड़े मेरे पास, तो मेरी बात मान जाए। लेकिन पता है क्या, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जल्दी लोग भरोसा नहीं करते। अब भाई तुमने अपने होम कंट्री से फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर बनवा लिए तो वो बंदा कहाँ जाएगा वेरीफाई करने, कैसे वेरीफाई करेगा? तो ये बंदा बोलता है, दुबई बैंक वाला बोलता है कि यार भाई मेरे को भरोसा नहीं, मैं आपको सीधे लोन नहीं दे सकता बिजनेस के लिए, मुझे ना आप कहीं से श्योरिटी दिलाओ, कुछ गारंटी दिलाओ। तो कौस्तव जाता है अपने बैंक के पास इंडिया में, इंडिया के बैंक को बोलता है कि भाई साहब आप तो हमें पहले से जानते हैं, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है, हमारा आपका इतना अच्छा लेन देन रहा है, ऐसा करो एक मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो दुबई वाले बैंक को, एक चिट्ठी दे दो जिसमें लिखा हो कि यार इस बंदे को अगर 50 लाख तक का लोन दिया और वो नहीं पे कर पाया तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? एक तरह की गारंटी हो गई। इंडिया का बैंक गारंटी ले रहा है किसकी? कौस्तव की। क्यों? क्योंकि कौस्तव को कोई दुबई वाला आदमी जानता नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है। सिक्योरिटी सब देने को तैयार है ये कि लो मेरी प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसको आप सिक्योरिटी पे रख के मेरे को लोन दे दो, इसको सिक्योरिटी। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ये रिकॉर्डिंग वाला कैमरा ही चेंज कर देता हूँ, थोड़ा क्वालिटी खराब होगी पर एटलीस्ट बीच क्लास में ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए विल डू रिकॉर्डिंग विदाउट कैमरा फॉर दिस क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ कोई जुगाड़। लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सर क्या बताए, अब तक लेट हो गया मैं। अच्छा देखो, बहुत छोटी सी चीज़ बताई मैंने ये बताया, सबसे पहले तो मैंने याद दिलाया कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 40A3, ये याद है सबको? अच्छा एक सेकंड, मैंने वो शेयर नहीं करा ना स्क्रीन, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। हाँ अभी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। देखिए दीपक बाबू, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A3 बोलता था कि भाई कोई खर्चा आपने 10,000 से ज़्यादा का कर दिया कैश में अगर, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। कुछ चीज़ें थी, कुछ कंडीशंस थी, एक आदमी, एक दिन, एक एक्सपेंडिचर, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, आप 10,000 से ज़्यादा कैश दे रहे हो तो खर्चा डिसअलाउ। उसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा हमने कि भैया अगर किसी बैंक को पेमेंट कर रहे हो, LIC, IFCI, UTI या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हो जो पैसे में डील ही करता है, जिसका बिजनेस ही पैसा है, ये सारे के सारे ऑफकोर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस्ड होते हैं, कहा जाए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, जो आपको समझने में ईजी रहे। तो गवर्नमेंट को इनसे कोई डर नहीं होता, ये फर्जी काम नहीं कर सकते, इनको दो कैश, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को खुद दे रहे हो तो भी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लाओ हमसे क्या फर्जी करोगे, यहाँ कैश देने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे लेटर ऑफ क्रेडिट का, लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू बैंक। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अभी हमें पता चला कि कौस्तव भाई अपना दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौस्तव को चाहिए लोन। अब इंडिया का बैंक दुबई के लिए लोन नहीं दे रहा है और दुबई का बैंक कौस्तव भाई को बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम सिक्योरिटी जो दे रहे हो कहीं कागजात फर्जी निकल गए तो, तुमने फिर भी EMIs नहीं दी तो ये बोल रहा है भाई मेरे को किसी की गारंटी दिलाओ, कौन जानता है तुमको मार्केट में। तो कौस्तव भाई जाते हैं अपने इंडियन बैंक के पास, लेट मी राइट द वर्ड इंडियन हियर। कौस्तव भाई जाते हैं अपने इंडियन बैंक के पास, वो कहते हैं भाई मेरा तो धंधा आपसे बहुत पुराना चल रहा है, ये देखो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी है, आप ऐसा करो एक मेरे नाम पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो दुबई वाले बैंक को, मेरे को उससे लोन लेना है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटी कि अगर कौस्तव दुबई के बैंक का लोन नहीं पे कर पाया तो इंडिया का बैंक जो है वो इसका लोन रीपे करेगा। इस सर्विस के बदले
इंडियन बैंक जो है वो अपनी कुछ फीस चार्ज करता है। ये जो फीस चार्ज करता है, अगर इसका पेमेंट, ये आपको ऑफ कोर्स आपके लिए ये एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, आप क्लेम करोगे। और अगर आपने इस एक्सपेंस का पेमेंट कैश में करा तो सेक्शन 40A3 लग सकता है। तो स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि इन केसेस में नो सेक्शन 40A3, यहां पे सेक्शन 40A3 को अपन पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। डन? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एनी बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम वन अकाउंट इन अ बैंक टू अदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक। बुक एडजस्टमेंट अगर आप खाली कर रहे हो, एक्चुअली में कैश इधर उधर नहीं जा रहा है, किसी बैंक के किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट में अगर आप बुक एडजस्टमेंट कर रहे हो, मतलब टैली पे एंट्री पास कर रहे हो, अपने अकाउंट्स में आपने एंट्री पास करी है बस। क्या हुआ था कि मान लो आप मल्टीपल बैंक्स मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। कई बार क्या होता है कि यार यहाँ से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, दूसरे बैंक से पेमेंट कर दो। फिर अब क्या हो गया कि अब यार पेमेंट तो चला गया, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इस बैंक का जितना बैलेंस होना चाहिए उतना बैलेंस वापस डालना पड़ेगा। तो कई बार इस तरह की कई सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं जब आप मल्टीपल बैंक्स यूज़ करते हो, तो एंट्रीज आपस में घुमानी पड़ती हैं कभी कभी। तो वो क्या करते हैं, सिंपली एक बैंक को डेबिट कर देंगे जिसको बढ़ाना है, ऐसे लिखेंगे HDFC डेबिट, HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां कर देंगे कैश डेबिट टू लेट्स से ICICI। ठीक है, दो बैंक अकाउंट है अगर हमारे, तो इस तरह की एंट्रीज कई बार देखने को मिल जाती हैं हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए। कई बार ये कि ऐसा होता है कि भाई ICICI का अकाउंट जो है वो रिजर्व का अकाउंट है, उसमें हमेशा रिजर्व पड़ा रहना चाहिए। यहाँ एक्चुअली कैश डिपॉजिट नहीं हुआ, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा तो ये एंट्रीज हट जाएंगी, दिखाया जाएगा कि भाई ये एंट्री सिर्फ रिकंसिलिएशन के लिए की गई थी और इनका कोई पर्पज नहीं था। एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत सारी पास होती हैं इस तरीके की, जो ईयर एंड पे जीरो हो जाती है। ईयर एंड पे इनका इफेक्ट जीरो कर दिया जाएगा रिवर्स एंट्री पास करके। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी बुक्स में एंट्री तो पड़ी। अगर ये एंट्री भगवान ना करे किसी एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आ रही है तो 40A3 वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकता है। हालांकि बैंक अकाउंट को तो वैसे भी एग्जेम्प्ट किया गया है, पर मान लो यहाँ बैंक अकाउंट की जगह किसी डेटर का अकाउंट होता, किसी क्रेडिटर का अकाउंट होता, जहाँ पे आपने बुक एडजस्टमेंट किया है, बस बुक में एंट्री पास करी है, एक्चुअली कैश का लेन देन कहीं नहीं हुआ है। तो अगर बुक एडजस्टमेंट है दैट इज अलाउड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, पॉइंट नंबर C क्लियर? इससे आगे बढ़ सकते हैं? डन। फोर्थ पॉइंट कुछ नया नहीं है, इट्स अगेन बुक एडजस्टमेंट। बुक एडजस्टमेंट तो नहीं कहना चाहिए, खैर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक्चुअली कैश देना पड़ा, लेकिन सॉरी कैश एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने कुछ गुड्स सप्लाई करा, ठीक है, सॉरी पे की बात कर रहा है ना। मान लो कि ये तुम SSC हो, ये देखो ये तुम्हारा सप्लायर है, तो सप्लायर का भी चेहरा बना देते हैं, कहाँ गया, इससे बनेगा। ये देखो, ये रहा आपका सप्लायर, ये आपको गुड्स सप्लाई करता है। इसने आपको क्या दे, गुड्स दे दिए। जब इसने आपको गुड्स दे दिए तो आपके बुक्स में क्या खड़ी हो गई, इस सप्लायर के नाम की लाइबिलिटी खड़ी हो गई, इसे पैसे देने हैं अब। ठीक है, डन। अब आप मान लीजिए एक प्रोफेशनल है, आपने भी इसको सर्विसेज दे दी। अब मैं दूसरे कलर से ट्राई करता हूं, रुको। इसने गुड्स दिया, आपने भी सर्विसेज दे दी, ये लो भाई मेरी प्रोफेशनल सर्विस ले लो। अब इसकी बुक्स में भी लायबिलिटी खड़ी हो गई। तो अब एक एंट्री तो ये हो सकती है कि आपस में क्रॉस कर लें हम लोग, अपनी लायबिलिटी खत्म कर लें। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी एंट्री पास कर सकता है, मान लो यार एक सेकंड, मेरे को नेक्स्ट पेज पे ये करना चाहिए था, जगह कम पड़ गई। ये लो, सो लेट्स से दिस वाज मिस्टर ए, दिस वाज मिस्टर बी, ठीक है। तो इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर ए ने परचेज करा, कुछ
परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, लेट्स से 50,000। ठीक, दूसरी एंट्री इन्होंने क्या पास करी, बी डेबिट टू कैश, 1 सेकेंड, बी डेबिट, मिस्टर बी डेबिट ले लो, चलो मिस्टर बी डेबिट टू कैश 50,000, नो एक्चुअल कैश ट्रांसफर्ड, नो एक्चुअल कैश पेड। ये क्या हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री हो गई कि भैया हमने इनसे सामान खरीदा था, हमारी लाइबिलिटी खड़ी थी, पर क्या हुआ हमने इनको सर्विसेज भी दे दी, तो अब हमें भी इनसे पैसे लेने हैं, तो हम बुक्स में दिखाते हैं कि हमने इनको पैसे दे दिए, और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, दूसरी एंट्री भी दिखा दूं, न्यू स्लाइड, इन बुक्स ऑफ मिस्टर बी क्या होगा, मिस्टर बी देख बोलेंगे कि हमने मिस्टर ए से क्या किया, सेल्स करी, मिस्टर ए को हमने सेल्स करी, लेट्स से 50,000। अब मिस्टर ए को मुझे पैसे देने हैं, एक्चुअल पैसे नहीं करूंगा मैं लिख दूंगा मिस्टर ए को पैसे दे दिए, आपस में एडजस्ट हो गया, मैंने यहां मिस्टर ए टू कैश कर दिया 50 के, इनके में क्या आ गया, मिस्टर बी टू कैश, इनके में आ गया सॉरी कैश टू मिस्टर ए, रिवर्स एंट्री, माय मिस्टेक, कैश टू मिस्टर ए, कैश डेबिट टू मिस्टर ए, यहां भी नो एक्चुअल कैश पेड। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, बुक एंट्रीज हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को एक्चुअल कैश के मूवमेंट से प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर डी क्लियर करें। चलो पॉइंट नंबर ई, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। गांव देहात में जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो जंगल में ट्राइब्स रह रही हैं, जब वो अपना सामान बेचते हैं ना, तो वो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मांगते, वो बोलेंगे यार हमारे यहाँ तो एक तो बैंक है, उसमें सारे लोगों का खाता है, वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, या कहीं कहीं तो बैंक भी नहीं है, कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं है बैंक की, तो भूल ही जाओ। तो ऐसे लोगों को पेमेंट करते समय हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें कैश ही देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी वो समझी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद रहे हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीद रहे हो, तो तुम कैश दे सकते हो, इट इज अलाउड, 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा। प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री तो जानते ही हो, सेल ऑफ हाइड्स एंड स्किन्स, या डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्ट्स, ये सारे उसी से रिलेटेड है। द प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, अरे हॉर्टिकल्चर शायद फ्लावर्स का होता है, एपीकल्चर याद नहीं आ रहा है, रुको सर्च करते हैं, एपीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर का मतलब क्या हुआ भाई, एपीकल्चर मीन्स बी कीपिंग, अच्छा बी कीपिंग को बोलते हैं एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी चेक ही कर लें, वैसे फ्लावर्स का होता है पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। हॉर्टिकल्चर इज, अच्छा, हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन गार्डन्स टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और फॉर कंफर्ट एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। तो एकदम सही बोला मैं, फूल पत्ती उगाते हैं इसमें। ओके डन, ये पॉइंट क्लियर आया। पॉइंट नंबर ई में कोई डाउट? किसी भी किसान को दे रहे हो, या कोई फिश फार्मिंग कर रहा है, कोई एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, फूल उगा रहा है, पत्तियां उगा रहा है, बी कीपिंग कर रहा है, ऐसे किसी कल्टीवेटर ग्रोवर या प्रोड्यूसर को दे रहे हो, तो आप कैश दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। ओके, पॉइंट नंबर एफ, अगर आपने कोई पेमेंट करा हैंडलूम इंडस्ट्री को, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को पेमेंट्स अलाउड है, वैसे कैश में हैंडलूम इंडस्ट्री को भी पेमेंट अलाउड है। हैंडलूम इंडस्ट्री समझते हो?
जो हाथ से काम होता है। हालांकि हैंडलूम वर्ड कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट विदाउट द एड ऑफ पावर, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कोई छोटे से गांव में, कस्बे में कुछ लोग मिल के कर रहे हैं, उनको आप पेमेंट कर रहे हो। फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी विदाउट द एड ऑफ पावर। जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगरबत्तियाँ, मैच स्टिक्स, पटाखे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं फैक्ट्री मशीन्स नहीं लगती, सब हाथ से बनता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये सारी। इनफैक्ट मेरे को हैंडलूम लिखना ही नहीं चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, रुको। कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट अगर कर रहे हो तो कैश पेमेंट्स अलाउड है। कॉटेज इंडस्ट्री, इस 1 सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। Where the payment is made in a village or a town, which on the date of such payment is not served by any bank, to any person who ordinarily reside or is carrying on business, profession or vacation in any such village, vacation in any such village or town। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है, की पॉइंट क्या याद रखनी है, आपने किसी ऐसे गांव में या शहर में पेमेंट करा जहां पे बैंक ही नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि ये जेन्युइन पेमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा रह रहा है मुंबई में, तुम उसको बोलो कि भैया आइए गांव आइए, आपको कैश देना है, और फिर इनकम टैक्स में क्लेम करो कि भैया ये कैश मैंने जहां पे दिया था वो गांव था, वहां बैंक ही नहीं था। अरे तो वहां बैंक लेके क्या करना है, जिसको पेमेंट कर रहे हो वो तो मुंबई का है, उसके पास तो 50 बैंक अकाउंट है, कहीं पेमेंट करो पक्के में। तो अगर आप किसी ऐसे आदमी को पेमेंट कर रहे हो जो उसी विलेज या टाउन में रहता है और वहां पे बैंक है ही नहीं, उस केस में भी आपका कैश पेमेंट पूरी तरह से अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट ये चीज़ भी हाईलाइट कर दो, टू एनी पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन एनी सच विलेज और टाउन। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हो, बोलो दोस्त। यस, पॉइंट नंबर एफ क्लियर, पॉइंट नंबर जी क्लियर, पॉइंट नंबर एच। वेयर एनी पेमेंट बाय वे ऑफ ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, कंपोजिशन, ध्यान से हाईलाइट करते जाते हैं। बोला है ग्रेचुटी की पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेचुटी और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है आप सबको पता है, हमने सैलरी हेड में पढ़ा था। और सिमिलर टर्मिनल बेनिफिट्स, मतलब इस तरह के और भी जो एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी और द हेयर्स ऑफ एनी सच एम्प्लॉय ऑन और इन कनेक्शन विद द रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, इफ द पेमेंट डज नॉट एक्सीड 50,000। यानी नॉर्मल लिमिट सेक्शन 40A3 में 10,000 की है, पर अगर आप किसी को रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन या कुछ भी ऐसा दे रहे हो जो उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन में है, तो 50,000 तक की लिमिट है आपके पास, 50,000 तक आप कैश दे सकते हो। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो फिर ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा और पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर, बोलो भाई। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। Where the payment is made by an SSC by way of salary to his employee after deducting income tax from salary in accordance with the provisions of section 192, and when such employee is, अब आया कीवर्ड, temporarily posted। पहले तो ये बात किसकी कर रहा है, सैलरी की। आपको सैलरी देनी है ऐसे एम्प्लॉय को जो टेम्पररी पोस्टिंग में गया है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 days और मोर, 15 दिन या उससे ज़्यादा की उसकी टेम्पररी पोस्टिंग हुई है, इन अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, इन अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, और ऑन अ शिप। अगर कोई शिप पे जा रहा है या कोई ऐसी जगह जा रहा है जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी की जगह नहीं है और आप उसकी सैलरी ड्यू है, आपको देनी है, तो आप बैंक अकाउंट में दोगे तो बंदा निकालेगा कैसे भाई। शिप पे हो सकता है एटीएम ना हो, या आप जहाँ पे जा रहे हो दूसरी जगह जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पे वो हमारा बैंक ना हो, जिस बैंक में हमारी सैलरी आती है उस बैंक की कोई ब्रांचेज ही ना हो, गांव देहात हो कहीं। अब क्या करेंगे, हमारी टेम्प्रेरी पोस्टिंग हुई है, जब तक हम वहाँ पे काम करके नहीं आएंगे वापस,
तब तक तो हम पैसे नहीं निकाल सकते। अगर ये टेम्पररी पोस्टिंग 15 दिन से कम की है तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, वो पैसे नहीं निकाल पाएगा ना, क्या ज़रूरत है, 15 दिन के अंदर तो आ ही रहा है वापस, जब वापस आएगा तो निकाल लेगा। लेकिन अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा की पोस्टिंग है तो आपको अलाउड है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कि ना? सिंपल है, ओके ठीक। इसी का सेकंड कंडीशन जो ऑलरेडी मैंने कवर कर ही दिया बताते बताते, कि वो एम्प्लॉय जो है उस जगह पे जहां वो जा रहा है या उस शिप में जहां जा रहा है वहां उसका कोई ऐसे बैंक में अकाउंट नहीं है जहां वो एक्सेस कर सके। डज नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। शिप पे भी बैंक्स होते हैं, पर शिप पे जो बैंक्स हैं उसमें आपका अकाउंट नहीं है। भाई शिप पे तो हाई फाई लोगों के बैंक होते होंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस होता होगा और वो इंटरनेशनल बैंक्स जो होते हैं वो सब होते होंगे। अब हमारा खाता है भैया काशी ग्रामीण सहकारी बैंक में अब उसका एटीएम तो मुझे वहाँ मिलेगा नहीं, उसका अकाउंट से तो पैसे मैं निकाल नहीं पाऊंगा वहाँ से। सो फॉर सच रीजंस ये कहा जाता है कि शिप पे जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जा रहे हो टेम्पररी पोस्टिंग के लिए 15 दिन से ज़्यादा, तो उस केस में आपको सैलरी कैश में दी जा सकती है अगर मजबूरी है तो। ओके लेकिन ये है कि हाँ टीडीएस वीडीएस प्रॉपर काटना पड़ेगा। बोल रहा है देख लो, आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी, अगर टीडीएस कर बनता है कुछ, क्योंकि सैलरी में सबको टीडीएस नहीं काटना पड़ता। जिस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है सिर्फ उसके ऊपर ही टीडीएस की लायबिलिटी लगती है कि भैया इनको पेमेंट करते समय टैक्स काट के देना है। तो अगर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो आप वैसे ही फॉलो करते रहिए, फिर आप कैश में दे सकते हैं। डन। और अगर अप्लाई नहीं होते तो फॉलो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही कैश में दो। पॉइंट नंबर आई क्लियर? ओके चलो फटाफट इसको भी टिक लगाते हैं। नेक्स्ट, where the payment was required to be made on a day on which the banks were closed either on account of holiday or strike, it has to be proved that payment was required to be made on the day on which bank was closed and payment could not have been made on a working day. कई बार बिजनेस में क्या होता है, just 1 second guys, just 1 second. ओके बेबी, पॉइंट नंबर जे पे थे हम लोग। आपको पेमेंट ऐसे दिन करनी है जहां पे बैंक क्लोज्ड है या तो हॉलीडे की वजह से या स्ट्राइक की वजह से, पर आपको पेमेंट अर्जेंट करनी है। ये प्रूव करना पड़ेगा कि पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द डे ऑन विच बैंक वॉज क्लोज्ड। तो जैसे कई बार क्या होता है ना कि बिजनेस में मान लो कोई आप मर्जर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, या कोई छोटे छोटे लेवल पे बात कर लो, बड़े लेवल की तो बात ही छोड़ दो, बड़े लेवल पे तो ये सब प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है। छोटे लेवल पे क्या होता है, नॉर्मल एक कोई बिजनेस है, आप उसमें कोई भी डील करने जा रहे हो जहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि सर अगर अभी मैंने नहीं खरीदा तो कोई और खरीद के ले जाएगा, मेरे को तो अभी पेमेंट करके खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी मुझे, और बैंक क्लोज्ड है। वो बंदा बोलता है कि भैया आप मुझे चेक दोगे, एनईएफटी करोगे, आरटीजीएस, यूपीआई, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें बैंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईएमपीएस, यूपीआई, इनकी भी लिमिट होती है। आपको मान लो बड़े पेमेंट्स करने हैं तो वो तो भाई एनईएफटी, आरटीजीएस से ही होगा, और एनईएफटी, आरटीजीएस काम करेगा भैया वर्किंग आवर्स में, या शायद एनईएफटी तो करता भी है ऑफलाइन, आरटीजीएस तो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही करता है। 2 लाख से ऊपर की पेमेंट्स आरटीजीएस से होती हैं, और आरटीजीएस सिर्फ वर्किंग आवर्स में काम करता है, उसमें टाइम लगता है प्रोसेस होने में पेमेंट को। अगर बैंक क्लोज है तो वो बंदा बोलेगा कि भैया आप तो मेरे को प्रॉमिस करोगे कि आरटीजीएस कर देंगे, लेकिन आप जब तक आपका प्रॉमिस सही होगा, जब तक मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्या भरोसा कल को आपने नहीं दिए पैसे तो वो आरटीजीएस आपने फर्जी दिखा दिया मुझे। वो बोलता है भैया मुझे अभी कभी कैश दो, नहीं तो मैं कैसे विश्वास करूँ आपकी बात का कि आप मुझे पैसे दे दोगे। अर्जेंसी है बिजनेस में, मोस्टली इस तरह की अर्जेंसी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ही आती है। जब छोटे बिजनेसेस को कोई परचेज करने जाता है ना तो ये टाइम का इशू रहता है, क्योंकि मर्जर एक्विजिशन में बड़ा कंपटीशन होता है। कोई भी छोटा सा ब्रांड बिक रहा हो, कोई छोटी सी दुकान बिक रही हो, कोई छोटा सा बिजनेस बिक रहा हो, जहाँ बिजनेस बिकता है वहाँ बड़ी अर्जेंसी होती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अपनी वैल्यूएशन लेके तैयार खड़ा है, उसने मार्केट में बात फैला दी है, अब बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास, रोज कस्टमर्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में भी कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत हॉट प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए जैसे ही आपने मार्केट में निकाला भीड़ लग गई, तो अगर जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर जो खरीदना चाहता है,
अगर वो इमीडिएट पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। ये एक जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ी सी छूट दी है कि अगर आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रूव कर दिया कि सर हमारी मजबूरी थी, अगर हम नहीं करते तो हमारा बिजनेस खराब हो जाता, इसलिए हमने करा, तो आपको वहां पे छूट मिल जाएगी। क्लियर? ओके, यस, डन। कैन यू मूव फॉरवर्ड? चलो जी। Where the payment is made by any person to his agent who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of such person. आपने किसको पेमेंट करा? अपने एजेंट को। एजेंट को ये ज़रूरी था कि वो इन कैश गुड्स या सर्विसेज के लिए पेमेंट करे। कोई ऐसी जगह है जहाँ भाई बैंक का काम नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ आपको कैश ही देना पड़ेगा। भाई आपने अपने एजेंट को कहीं भेजा कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी काम के लिए, और अब वो वहाँ पे जाके जब सेटअप करने जा रहा है तो उसको कई जगह कैश की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे रहेंगे। आप तो उसको एक बार में दोगे, वो आपके हर 200 के लिए 300 के लिए तो आपको कॉल करेगा कि नहीं सर पेमेंट करना है, तो आपने उसको एक बार में 1 लाख रुपए दे दिए कि भाई ले जाओ, इससे जो भी वहाँ के छोटे मोटे खर्चे हैं कर देना। तो एजेंट को देना एक्सपेंस नहीं हुआ। एजेंट जब वो चीज़ों को खरीदेगा, खर्चा करेगा जहाँ कहीं भी, तो वो एक्सपेंस होगा। तो इसलिए पहले ही लिख दिया गया, कोई डाउट ना रहे किसी के मन में कि भाई अगर आप अपने एजेंट को पे कर रहे हो जिसको आगे आपके बिहाफ पे फर्दर परचेजेस करनी है, तो उस केस में ये कैश पेमेंट अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर? बिजनेसमैन एजेंट को दे रहा है, वो ट्रांजैक्शन अलाउड है। एजेंट जब इंडिविजुअल खर्चे करेगा तो फिर उसको इंडिविजुअली जज करेंगे। भाई कोई मान लो एजेंट ने कारपेंटर को पैसे दे दिए 20,000 रुपए मेरे बिहाफ पे कैश, क्या वो वैलिड हो जाएगा? नहीं, अब ये एजेंट और कारपेंटर के बीच की डील है, ये सेपरेट डील हो गई, ये सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया, वो अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? जब मैं अपने एजेंट को पैसे दे रहा हूं वहां कैश देना अलाउड है। भाई मैंने कोई खर्चा थोड़ी किया है, अभी मैंने सिर्फ अपने एजेंट को दिया कि भाई लाओ खर्चा कर देना। ओके, डन। पॉइंट के इज क्लियर? पॉइंट नंबर एल तो बड़ा ही सिंपल है, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप किसी ऑथराइज्ड डीलर को कर रहे हो पेमेंट, ऑथराइज्ड डीलर मतलब एडी बोलते हैं शॉर्ट में उसको, इंडस्ट्री में इसका शॉर्ट फॉर्म चलता है एडी। ऑथराइज्ड डीलर वो होता है जो आपको किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी दे सकता है आपसे लोकल करेंसी लेके, या फिर ट्रैवलर्स चेक दे सकता है। आजकल तो वो ट्रैवलर कार्ड भी आ गया है। तो जैसे आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, आपको वहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, फॉरेन करेंसी चाहिए। अब 10,000 इंडियन रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट होता है। लेट्स जस्ट से दैट आप यूएस जा रहे हो, तो कम से कम अपनी जेब में 4-5 हज़ार यूएस डॉलर तो लेके जाओगे। अरे 1,000-2,000 तो कम से कम लेके जाओगे। मैं कह रहा हूँ 1,000 से कम तो कोई नहीं लेके जाएगा, कोई मतलब नहीं है 1,000 से कम में, वहाँ जी खा भी नहीं पाओगे 1,000 से कम लेके जाओगे। तो अब ट्रैवल करने जा रहे हो, 1,000 यूएस डॉलर्स आपको चाहिए। कितने का चल रहा है इस समय? आई थिंक 80 रुपये के आसपास कुछ चल रहा है। कितना हो गया? सिर्फ 1,000 यूएस डॉलर भी 80,000 का हो गया अप्रोक्सीमेटली। 1,000 यूएस डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बात गवर्नमेंट भी समझती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, तुम्हें अगर फॉरेन करेंसी खरीदनी है उसके लिए तुम किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाओ जिसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है कि फॉरेन करेंसी इशू कर सकता है। ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर। मनी चेंजर ऑथराइज्ड डीलर के लिए कॉमन आम आदमी की बात है, मतलब आम भाषा में बोला जाता है मनी चेंजर, बट द रियल टेक्निकल टर्म्स इज ऑथराइज्ड डीलर। नॉर्मली बैंक्स होते हैं, कुछ कंपनीज भी हैं जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, एक मनी ग्राम करके है, इस तरह की कुछ कंपनीज भी हैं जो ऑथराइज्ड डीलर का काम करती हैं, जिनका काम ही फुल टाइम सिर्फ फॉरेक्स का चेंज करना है। पर सारे बैंक्स ऑलमोस्ट ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। आप जिस भी बैंक का नाम जानते हो, प्रॉपर नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक मर्ज हो गया शायद ना, बैंक ऑफ इंडिया बन गया अब, जो भी इस तरह के बड़े बैंक हैं नेशनलाइज्ड, सब ऑथराइज्ड डीलर का काम करते हैं। तो वैसे भी आप बैंक में पेमेंट करोगे तो एग्जेम्प्ट ही है। अलग से एक कैटेगरी और बना दी कि भाई कोई अगर ऑथराइज्ड डीलर को तुम फॉरेन करेंसी भी खरीद रहे हो पैसे देके, तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट एक्सपेंस इज अलाउड। डन? क्यों अलाउड है? ऑफ कोर्स दे आर ऑल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो पाएगा, दे आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड।
डन। ओके चलो, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसमें सारी कंडीशंस टेस्ट करने को मिल जाएंगी। चलिए इलस्ट्रेशन 25, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंसेस इन द केसेस गिवन बिलो। साथ में करते हैं, ठीक है। जनरली हेमंत पेज सैलरी टू हिज एम्प्लॉइज बाई अकाउंट पे चेक्स, अच्छी बात है। सैलरी ऑफ दिसंबर 2020 इज हाउएवर पेड टू 3 एम्प्लॉइज अनिल, भावेश एंड चरण बाई बियरर चेक्स। बियरर चेक्स क्या इनकम टैक्स एक्सेप्ट करता है? नहीं, बोलता है अगर बियरर चेक से दे दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा। कितने का पेमेंट था? 6,000, 10,000 और 10,500 रेस्पेक्टिवली। यहां तो हमें पता है कि भाई बियरर चेक से दे रहा है तो ये तो अलाउड नहीं होगा जब तक कोई स्पेशल रीजन ना हो। स्पेशल रीजन क्या हो सकता है? यहाँ सैलरी की बात हो रही है, हो सकता है कि ये सैलरी जो है ये अनिल और भावेश और चरण की कैश में इसलिए दी गई हो क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं टेम्पररी और कर दी गई है, 1 महीने से वहीं पे, वहां पे इनका बैंक अकाउंट नहीं है, मजबूरी में करना पड़ा भाई साहब। ठीक है, वैसे तो बेरर चेक मेरे ख्याल से मजबूरी में भी किसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो तुम बेरर चेक का भी क्या करोगे? बेरर चेक भी तो बैंक अकाउंट में देना पड़ता है ना, कैश की तरह थोड़ी है। लेकिन बेरर चेक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ही मांगता है, वो कैश के बराबर मानता है बेरर चेक। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई एक्सेप्शन आगे मिलेगा, पर चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कुछ निकल जाए। नहीं तो पहला तो वर्डिक्ट हमारा ये है दैट दिस इज डिसअलाउड। मार्क कर लो सारे अमाउंट, 6,000 डिसअलाउड, ये 10,000 डिसअलाउड एंड दिस 10,500 डिसअलाउड। अच्छा एक प्रॉब्लम और है, एक चीज़ और है, देखो 1 एक्सपेंस 1 पर्सन 1 डे वाली बात। अगर 1 डे हम अज्यूम भी कर लें कि चलो 1 डे है, तो ये पेमेंट्स जो हैं ये क्या एक एक्सपेंस के लिए है? हाँ सर, एक ही एक्सपेंस है, सैलरी है। लेकिन पीपल कितने हैं? 3, अनिल, भावेश और चरण। तो अनिल और भावेश का जो है वो 10,000 से कम है, अप टू 10,000 है। पर चरण बाबू तो 10,000 से ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं बेयरर चेक में। क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि अनिल का अलाउ हो जाएगा, भावेश का अलाउ हो जाएगा, लेकिन जब चरण की बात आएगी तो गवर्नमेंट बोलेगी डिसअलाउड, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा का आपने बेयरर चेक से पेमेंट लिया है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम लोगों को क्या लगता है? इज दिस द करेक्ट सॉल्यूशन या कुछ और भी हो सकता है? बोलो बोलो, पूरा सेक्शन तो पढ़ा, सारे एक्सेप्शन भी पढ़ लिए, सही है ना? ठीक, द पेमेंट वॉज मेड टू 3 डिफरेंट पर्सन्स, सो हम उसको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की तरह देखेंगे। अनिल को एक बार में 6,000 दिए, भावेश को 10,000 दिए, 10,000 तक अलाउड है। एक्सीडिंग 10,000 10,500 नॉट अलाउड। ठीक है जी। देन संजय लिमिटेड, सर एक ही दिन में 16,000 अलाउ हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 3 अलग अलग लोगों को दिया ना। याद करो फिर से, 1 एक्सपेंस 1 पर्सन एंड 1 डे, तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब जाके कहीं डिसअलाउंस होता है। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब जाके होगा डिसअलाउड। यहां पे 1 पर्सन नहीं है, 3 अलग अलग लोग हैं। ठीक, आओ अगली चीज पे चलते हैं। संजय लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम उत्तम लिमिटेड ऑन May 6, 2020 फॉर ₹46,000। हमने गुड्स परचेज करे May 6, 2020, डेट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कितने का था? 46,000 का। कैसे कैसे पे करा? 8,000 तो हमने कैश में दे दिया 11 मई 2020 को। इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही किसी को ये 8,000 के खर्चे में? मुझे तो नहीं लगती। ये 8,000 तो सर अलाउड है, 10,000 से कम है। 1 एक्सपेंस 1 डे लेस देन 10,000, नो प्रॉब्लम। 1 एक्सपेंस 1 पर्सन 1 डे तो है, बट मोर देन 10,000 नहीं है। बाय द वे ये तो लिखना ही भूल गया, देखो सबसे बड़ा रूल, एक्सीडिंग 10,000 डिसअलाउड इफ एक्सपेंस इज ग्रेटर देन 10,000 या अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ऐसे अमाउंट लिख देते हैं, AMT, अमाउंट ग्रेटर देन 1,000। अगला देखते हैं,
17,000 का बियरर चेक है ना बाबा ना, बियरर चेक को तो हम लोग कैश समझते हैं, 10,000 से ज्यादा का कैश तो अलाउड ही नहीं है। देन 21,000 बाई अकाउंट पे चेक ऑन May 16, 2020। अकाउंट पे चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये हम पूरा का पूरा अलाउ कर लेंगे। अरे क्यों भैया डिसअलाउ क्यों करोगे सौरभ बाबू, अकाउंट पे चेक से दे रहा है बेचारा। देखो क्या अकाउंट पे चेक अलाउड नहीं है? गवर्नमेंट बोलती है अकाउंट पे चेक से करने को, फिर क्या दिक्कत है? ओके चलो नेक्स्ट। कमल लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अतुल लिमिटेड on May 10, 2020 for 8,000 and May 30, 2020 for 7,000. The total payment of 15,000 is made by a crossed check on June 1st, 2020. क्या crossed check allowed है? crossed check allowed नहीं है, लेकिन ये देखो दोस्त, हमने एक परचेज करी 8,000 की, हमने बिल ही 10,000 से नीचे का काटा। एक एक्सपेंस मेरा 8,000 का था, दूसरा एक्सपेंस 7,000 का था। दे आर फ्रॉम two different bills, two different invoices। different invoices मतलब उसको ट्रीट किया जाएगा two different expenses, two different expenses। ठीक, वो किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करा एक साथ, वो तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे, दो एक्सपेंसेस थे, एक ही आदमी को देना था, एक ही दिन में दे दिया। ठीक, ये बात समझ में आई? दिस एग्जाम्पल इज द रीजन कि आप देखोगे कि बहुत से व्यापारी, छोटे व्यापारी जो हैं, वो कई बार अपना परचेज का भी बिल और सेल का भी बिल 10,000 से नीचे का ही काटते हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस अगर नहीं है, मान लो 12,000 का है तो एक 10,000 का बिल अलग काटेंगे, 2,000 का अलग काट देंगे, ताकि कैश लेने में उन्हें तकलीफ ना हो। ये इन्होंने आदत बना ली है हर इंडस्ट्री ने। हर छोटे छोटे बिजनेसमैन में मेरे पास ऐसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं कि जहां मुझे बिल्स, जब मैं सेल्स परचेज की एंट्री करने जाता हूं तो सारे बिल्स 10,000 से नीचे वाले हैं, 10,000 से ऊपर का बिल ही नहीं है कोई। ऐसा नहीं कि जेन्युइन नहीं है, वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन होते हैं, लेकिन अब अगला बंदा क्या कर रहा है, मान लो सपोज करो कि सैनिटरी हार्डवेयर का काम है, अब कोई 18,000 का सामान अगले ने खरीदा, कस्टमर ने खरीदा, और कस्टमर बोला है सर मैं तो कैश ही दूंगा, तो अब क्या करें, कैश मना कर दें, कस्टमर से कैश ना लें? कोई दिक्कत नहीं सर, हम कैश ले लेंगे, हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेना हमारा एक्सपेंस तो है नहीं। लेकिन जो मेरा कस्टमर है, जो मुझे पैसे दे रहा है, उसकी बुक्स में ये एक्सपेंस क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो वैसे तो कस्टमर को बोलना चाहिए आगे से कि सर प्लीज 2 बिल काटो, 10,000 से नीचे का रखो, पर अपनी गुडविल दिखाने के लिए कई व्यापारी खुद ही बोलते हैं कि सर आप चिंता मत करो, हम 10,000 से कम के बिल काटेंगे, खुद ही एडवाइस देते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस बन चुकी है। तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, कोई व्यापारी होगा आपके घर में तो वो पहचानता होगा, है ना। तो क्रॉस चेक से आपने पेमेंट करा, वो तो अलग बात है, उसको तो हम कैश मानते हैं, ये तो डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। लेकिन ये पेमेंट जो था, इट वॉज फॉर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, नॉट 1 सिंगल ट्रांजैक्शन। 2 डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए था, इसलिए अलाउड है। यहां 1 एक्सपेंस 1 पर्सन 1 डे में एक्सपेंस वाली कैटेगरी पूरी नहीं हो रही है। ओके चलो। अंशुल लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ वन ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑन जून 2020 फॉर ₹50,000। मार्केट वैल्यू 42,000 है, ऊपर से अमाउंट कैश में पे किया है। लो जी लो, बड़ी सारी समस्याएं हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि आपने रिलेटिव से खरीदा तो रिलेटिव वाला सेक्शन आ जाएगा, जहां आपने एक्सेसिव पेमेंट कर दी अगर रिलेटिव को, तो वो डिसअलाउ होती है। परचेज क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है। आपने एक्सपेंस किया, 42,000 की चीज़ को 50,000 में खरीद लिया अपने रिलेटिव से। अब अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कि सर ये जो है जेन्युइन परचेज था, हमने 50,000 जो दिए हैं उनको, वो एक्स्ट्रा वैल्यू मिली है कुछ, हमें इस सामान की कुछ कीमत है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मार्केट वैल्यू जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो उस एजम्पशन को, इसलिए मैंने 50,000 दिया। तो ये प्रूफ करो सबसे पहले। ये नहीं प्रूफ किया तो जितना भी एक्सेस है, 8,000 जो आपने एक्सेस दिया है, डिसअलाउ हो जाएगा। पहली बात तो ये। फिर सेक्शन 40A3 साफ साफ कहता है भैया 10,000 से ऊपर एक आदमी को एक एक्सपेंस का एक दिन में नहीं देना है कैश में। और आपने फिर भी क्या किया, आपने फिर भी यहाँ पे पेड इन कैश कर दिया।
क्या हो जाएगा, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा? पूरा का पूरा 50,000 भाई साहब, देखो मुँह ही काला हो गया इसका तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया आपके लिए इट्स डिसअलाउड। क्लियर? ओके, डज एवरीबडी एग्री विद मी ऑन दिस? हमने पॉइंट नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो, बी लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए who holds 20% equity share capital in B Limited. The amount of bill being 26,000, market price being 9,000. अरे बाप रे बाप, और तो और कैश दे दिया। लो सुन लो, तो यहाँ एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। पहली बात तो रिलेटिव वाली बात आ गई, सब्सटैंशियल होल्डिंग है, जो कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है वो कंपनी का रिलेटिव बन जाता है। 20% था या उससे ज़्यादा था? मोर देन 20% था ना, 20% और मोर, तो ये भी चले जाएंगे। और तो और अमाउंट, ये एक्सेसिव पेमेंट है, ठीक है, तो 26,000 9,000 जो लिखा है, वैसे भी जो 26 में से 9,000 घटा देंगे तो एक्सेसिव पेमेंट तो वैसे भी डिसअलाउड थी। आपने कैश पेमेंट करना था कैश करो, अकाउंट पे करना था अकाउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चेक भी देते, तुम NEFT भी करते, तुम IMPS भी करते, तो भी डिसअलाउड था, क्योंकि तुमने रिलेटिव से एक्सेस पैसा देके सामान खरीदा है। जो मार्केट में 9,000 का मिल रहा है वो 26,000 का खरीद रहे हो, तो ऑफकोर्स एक्सेस वैल्यू तो डिसअलाउड है ही। लेकिन और तो और, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो ऐसे ही समस्या थी रिलेटिव वाली, और तो और इन्होंने कैश पे करा। देखो भाई साहब, इतना बड़ा पाप, सरकार की निगाह में कैश पेमेंट करना बहुत बड़ा पाप है। ये खर्चा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ ₹15,000 टू अ चेक ड्यूली क्रॉस्ड। ये लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहा है, पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लिखा है, अकाउंट पे नहीं लिखा है। क्रॉस है तो क्या हो गया, ये डिसअलाउड भाई साहब, डिसअलाउड। बिजनेस एक्सपेंस था, हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर वाज अ सिंगल एक्सपेंडिचर, सिंगल कंपनी, सिंगल डे, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। भाई 15,000 का अगर आपने चेक दिया है तो सिंगल डे ही लगेगा और सिंगल आदमी को ही लगेगा। एक्सपेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिंपल है, सॉरी सिंगल है। अज्यूम भी क्या कर रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर्स लिखा होता तो एक बार को हम डरते भी कि नहीं हो सकता है भाई प्लूरल लिखा है, एक्सपेंडिचर्स हैं बहुत सारे, तो ये एक्सपेंडिचर्स तो लिखा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर लिखा है। इसका मतलब सिंगुलर, एक एक्सपेंस, वन एक्सपेंस, वन पर्सन, वन डे, आपने अकाउंट पे चेक से नहीं दिया, इट इज डिसअलाउड। डन। ओके, चलो, ये सॉल्यूशन दे रहा है, डिसअलाउड, डिसअलाउड, 100% डिसअलाउड्स। सेक्शन 43B। एक बार पहले 43B करने से पहले इसको फिर से एक बार ना रिकैप कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए इसमें। सेक्शन 40A3 को एक बार रिकैप करते हैं। एक बार ऐसा करें क्या, नहीं लिखने जाएंगे तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही रिकैप कर लेते हैं। चलो वापस चलो, फटाफट से रिकैप करते हैं, फिर 43B स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है ये। 40A3, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। सेक्शन 40A3 एकदम सीधी भाषा में कहता है कि 10,000 से ऊपर का खर्चा अगर कैश में दिया तो हम डिसअलाउ कर देंगे। कंडीशन क्या क्या रखता है, एक एक्सपेंडिचर, ठीक है, सिंगल एक्सपेंडिचर, एक आदमी को दिया पैसा, एक दिन में दिया, और वो खर्चा 10,000 से ज्यादा है, डिसअलाउ हो जाएगा। अब आओ, ये तो सेम चीजें हो गई, आगे चलो। अच्छा, डिसअलाउंस के समय हमें एक चीज और पता चली थी, कई तरह के चेक होते हैं, बियरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक। गवर्नमेंट कहती है कि बियरर चेक को हम कैश मानते हैं, क्रॉस चेक को हम कैश मानते हैं, अलाउ हम क्या करेंगे, अकाउंट पे चेक्स ओनली।
डन। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो ये 10,000 की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। ठीक। डोनेशन पे सेक्शन 40A3 नहीं लगेगा, वैसे भी डिसअलाउड है डोनेशन, डोनेशन तो खर्चा है ही नहीं। 40A3 किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस पे लगता है। ठीक। अगर मान लो कोई आपने पेमेंट करा कैश में ऐसे खर्चे का जो पिछले साल का खर्चा था, आपने पिछले साल वो खर्चे का क्लेम ले लिया था, अलाउ करवा लिया था, तो अगले साल कैश अगर पेमेंट कर रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा एक तरह से और आपकी इनकम बन जाएगा। नेक्स्ट, मैं जो भी पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ इसमें जो भी पॉइंट तुम्हें डाउटफुल लगे वो तुरंत पकड़ लेना, बोलना सर ये पॉइंट एक बार फिर से समझा दो अच्छे से। ठीक है, मैं फटाफट रिकैप करा रहा हूँ ताकि चीज़ें फ्रेश हो जाएं वापस। फिर हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े कि भाई कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ये रूल नहीं लगता 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट वाला, यहाँ पे आप कैश भी दे दो तो गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं भाई साहब। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो तो जितना भी कैश डालो उसमें कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो जितना भी कैश देना है दे दो, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। कोई आपने लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए बैंक को फीस दी है, पैसा दिया है, ऑफ कोर्स बैंक को जो पैसा था वो वैसे भी डिसअलाउड था, बैंक को जो पेमेंट थी वो वैसे भी अलाउड थी, तो फिर ये भी अलाउ हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ओके। कोई आपने बुक एडजस्टमेंट करा, दिस इज ऑल्सो ओके, यहाँ 10,000 से ज़्यादा का कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा था, कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल कैश के मूवमेंट से हमें दिक्कत है। फिर हमने पढ़ा अगर आप किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पैसा दे रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, फिश प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, इन चीज़ों के लिए पैसे दे रहे हो किसी कल्टीवेटर ग्रोअर प्रोड्यूसर को, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो 20,000 50,000 जितने देने हैं दे दो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री में अगर आप पैसे दे रहे हो जो बिना किसी पावर के चलती है, भैया घर में आदमी बैठ के अगरबत्ती बना रहा है, उसको पैसे दे रहे हो तो कैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बेचारे छोटे गरीब लोग हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इनके पास बैंक अकाउंट रहना मुश्किल है और रहेगा भी तो उसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए बड़ा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, नहीं तो कब कौन बेवकूफ़ बना जाए कोई भरोसा नहीं। तो आज भी हमारे देश में भाई बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है, स्पेशली कॉटेज इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, तो यहाँ पे आप कैश पेमेंट करो, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई ऐसी जगह गांव में या शहर में पेमेंट करना है तुम्हें जहाँ बैंक ही नहीं है, ऐसे आदमी को करना है जो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बैंक ही नहीं है, तब क्या करोगे, कैश पेमेंट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने किसी एम्प्लॉई को टर्मिनल बेनिफिट दिया तो उस केस में 10,000 की लिमिट बढ़ के हो जाएगी 50,000। टर्मिनल बेनिफिट मतलब यहाँ मैं लिख दूँ, टर्मिनल बेनिफिट मतलब बेनिफिट्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, टर्मिनल benefits given on termination of employment। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर किसी को सैलरी दे रहे हो, कौन से केस में, अगर उसकी टेम्पररी पोस्टिंग कहीं और हो गई, टेम्पररी पोस्टिंग के केस में आप सैलरी दे रहे हो तो आप कैश दे सकते हो। ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है जहाँ पे बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा है, सैलरी अकाउंट वाला जो बैंक है वो एक्सेस अगर नहीं हो पा रहा है टेम्पररी पोस्टिंग वाली जगह पे या शिप में, तो आप वहाँ पे कैश दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि अगर बैंक बंद है और अर्जेंटली पेमेंट करनी है, हॉलीडे है, स्ट्राइक है और अर्जेंट पेमेंट है, तो हम कर सकते हैं कैश में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एजेंट को पैसे दिए जो हमारे बिहाफ पे खर्चा करेगा, तो कैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। हमने ऑथराइज्ड डीलर को पेमेंट करा फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, मनी चेंजर को पेमेंट करा फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, हम जितना चाहें उतना कैश दे सकते हैं, खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। डन। अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपका कोई एक्सपेंस है आपने कैश में दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। इट वॉज सेक्शन 40A3, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब आ रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा सेक्शन, सेक्शन 43B। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 3 बार भी वेरी लिखूं तो चलेगा।
4 बार लिख लेते हैं, 3 बार शुभ नहीं होता। लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सेक्शन 40A3 की तरह। सेक्शन 43B कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनमें हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम टाइमली पेमेंट करोगे, या तो हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम पेमेंट करोगे भी या नहीं करोगे। तो हम इन खर्चों को तभी अलाउ करेंगे अगर तुमने इसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया है। कैश से किया, अकाउंट पे चेक से किया, वो तो सेक्शन 40A3 देखेगा। हमें मोड ऑफ पेमेंट से मतलब नहीं है। सेक्शन 43B को मोड ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम किसकी है? सेक्शन 40A3 की। सेक्शन 43B कहता है बड़ी सिंपल बात कि भैया तुमने एक्सपेंस अपनी बुक्स में क्लेम करा, अगर तुम्हारा खर्चा है एक्चुअली दे दो तो हम अलाउ कर देंगे। गवर्नमेंट यहां तक छूट देती है, सेक्शन 43B यहां तक छूट देता है कि मान लो ये फाइनेंशियल ईयर था पूरा, इस फाइनेंशियल ईयर के टाइम में आपका कोई एक्सपेंस ड्यू रहा, आपने पेमेंट नहीं करा, लेकिन असेसमेंट ईयर जो था यानी नेक्स्ट ईयर, उसमें रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी 30 सितंबर, उससे पहले पहले भी अगर आपने इस पीरियड में भी कर दिया तो भी हम आपको इसी सेम ईयर में अलाउ कर देंगे, इसी सेम ईयर के ITR में अलाउ कर देंगे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कहती है कि देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। आपका खर्चा ड्यू हुआ, आपने पे कर दिया, आपको अलाउ हो जाएगा। आपका खर्चा ड्यू हुआ, आपने उस साल पे नहीं करा, कोई बात नहीं, ITR भरने से पहले पहले भी अगर पे कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। और ITR भरने तक भी पेमेंट नहीं करा तब तो भैया जब पेमेंट करोगे तभी अलाउ होगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया 43B का। सिंपल एक लाइन का लॉ है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ओनली इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ITR फाइल करने की ड्यू डेट जो होती है उससे पहले पहले पे करोगे तभी अलाउ होगा। अगर नहीं पे करा, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक देयर इज समवन एट द डोर, कम इन। ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। चलो लेट्स गो। अगर 30 जून 2022 को फाइनेंशियल ईयर 19-20 का पे किया तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का पेमेंट है ना, इसका ड्यू डेट ऑफ ITR क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR इनकम टैक्स रिटर्न क्या है बताइए, बोलो दीपक बाबू। बोलो बोलो। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जब हम ITR भरने जाएंगे तो ड्यू डेट क्या रहेगी? 31 जुलाई 2020। यस, मान लो किसी इंडिविजुअल की बात है तो, अगर ऑडिट वाला केस है तो 30 सितंबर हो जाएगा। चलो 31 जुलाई पकड़ लेते हैं, 31 जुलाई का केस है, 31 जुलाई का सॉरी ड्यू डेट है। 30 जुलाई नहीं, आई थिंक 31 जुलाई होता है ना, जुलाई में 31 डेज होते हैं। तो 31 जुलाई को आपका ITR का ड्यू डेट है, आपने पेमेंट करा ITR की ड्यू डेट तक? नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ये खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। डिडक्टेबल ओनली इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आप कह रहे हो कि मैंने पेमेंट कब किया? 30 जून 2022 को किया। 30 जून 2022 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, कोई बताएगा क्या? क्यों भैया, 30 जून 2022 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 22-23 में आता है क्या? तो फिर 22-23 में अलाउड हो जाएगा। डन, पेमेंट करा, अलाउ हो गया खर्चा, तब तक डिसअलाउड है। सिंपल, बहुत सिंपल कानून है ये। इसमें मैं याद क्या करना पड़ता है कि कौन कौन से खर्चों पे सेक्शन 43B अप्लाई होता है, बस ये याद रखना है। एक एक करके अपन पकड़ते जाते हैं। पहला खर्चा, आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, कोई देना है आपको, टैक्स देनी है, कोई ड्यूटी देना है, कोई सेस देना है, किसी तरह का टैक्स या पेनल्टी या कुछ भी देना है गवर्नमेंट को, और आपने नहीं पे करा। भाई ड्यू तो दिखा दिया बुक्स में पर पे नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा। सिंपल। जब दिया तब डिडक्शन मिलेगा ना सर? हाँ बेटा, तब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, दे दो, तभी खर्चे की छूट मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भरोसा नहीं करती कल को तुम पैसे लेके भाग जाओ तो।
सेकेंड पॉइंट, एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मैं कहता हूं सुपर एन्वेशन फंड, एनी अदर फंड, ये सब भूल जाओ, एक मोटा मोटी पीएफ याद रखो। पीएफ का पेमेंट करते समय, कंट्रीब्यूशन करते समय, अगर आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं करा, भाई ड्यू है, पीएफ का हर महीने ड्यू होता रहता है, पेमेंट ड्यू तो है, पर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले वो ड्यूज को क्लियर नहीं किया, डिसअलाउ हो जाएगा, सारा का सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉयज को बोला था कि बढ़िया काम करो, तुम्हें बोनस देंगे, तुम्हें कमीशन देंगे, और आप उनकी बोनस और कमीशन जो है वो खर्चे में क्लेम तो कर रहे हो, बुक्स में खर्चा तो दिखा रहे हो, पर एक्चुअली उनको दे नहीं रहे हो, बोलो मिलेगा मिलेगा बैठे रहो। अब वो बेचारा भी बैठा हुआ है, क्या करेगा, जॉब करता है, उसको तुम सैलरी देते हो, अगर तुमसे बहस करेगा कहीं जो जॉब है वो भी चली गई तो अगर आप बोनस या कमीशन दे रहे हो एम्प्लॉयज को, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जब एक्चुअली दे दोगे ना तभी हम अलाउ करेंगे, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। डन? कैन वी ओके दिस पॉइंट? यस? ओके, फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांस टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट में समझा जाए तो इंटरेस्ट ऑन एनी लोन फ्रॉम अ बैंक। डन? आपने बैंक से पैसे उधार लिए थे, आपको ब्याज पे करना था, आपने ब्याज ड्यू तो कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू दिखा दिया आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, पर एक्चुअली पेमेंट नहीं करा, दैट विल बी डिसअलाउड ड्यू टू सेक्शन 43B। लीव एनकैशमेंट, आपके एम्प्लॉय ने कहा कि सर पिछले साल की मेरी 40 छुट्टियां बची हुई हैं, अब मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता, मुझे कैश दे दो उसके बदले। लीव एनकैशमेंट करा दी एम्प्लॉय ने, आपने लीव एनकैशमेंट ड्यू तो कर दी कि हाँ ठीक है दे दूंगा चलो काम करो अभी, और भेज दिया उसको, भगा दिया। अब पैसे ही नहीं दे रहे हो, ड्यू है खाली, पेमेंट एक्चुअली नहीं हो रहा है, डिसअलाउड। तभी अलाउ होगा अगर रिटर्न फाइलिंग से पहले पेमेंट कर दिया तो। डन? इसी तरह से अगर आप इंडियन रेलवेज को कोई पेमेंट कर रहे हो फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, तुम्हें अपना कार्गो रेलवे से एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाना है, उनका कुछ ड्यूज है, कुछ एक नॉर्मल मान लो एडवांस लेके आपका सामान तो वो डिलीवर करा दिया, फुल पेमेंट आपने करी नहीं, सामान डिलीवर हो गया, काम चल रहा है, सरकारी संस्था है, उसका पैसा रोक के रख रहे हो अगर, डिसअलाउ हो जाएगा। डन? यहां तक सब समझ में आ गया? बोलो बोलो, अरे कुछ तो हाँ ना बोलो यार। अच्छा चैट मेरे को दिख नहीं रही थी, सॉरी। ओके चलो, यहां तक क्लियर? इसके बाद कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ड्यू डेट के बाद कर दिया है पेमेंट तो इट शैल बी अलाउड, इसको ग्रीन पेन से हाईलाइट करते हैं, इट शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। सिंपल, जिस साल में पेमेंट करा उस साल में अलाउ हो गया। आखिरी लाइन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस की बात कर रही है। ये लाइन कह रही है कि भाई मान लो कोई एक्सपेंस था, सैलरी को ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट बोनस और कमीशन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज करो आपने एम्प्लॉयज को प्रॉमिस करा कि सर मैं बोनस दूंगा, सबको बोला कि दिवाली बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस आपने अनाउंस कर दिया, 10% सबको दिया जाएगा। अब दिवाली बीत गई, फाइनेंशियल ईयर भी एंड होने को आया, अब आपको पैसे देने हैं, आपने बोला यार छोड़ो कुछ दिन और टालते हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं उनको बोल देंगे कि यार अभी थोड़ा कैश फ्लो कम है, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हारा दिवाली बोनस ड्यू है मेरे पास, मैं जरूर पे करूंगा। ये करते करते 30 सितंबर होने को आया, कंपनी का ITR भरने का डेट आ गया, लास्ट डेट है भाई, अगर अब नहीं पेमेंट करा तो भाई अब तो डिसअलाउ हो जाएगा, क्या करें अब? तो लाला जी ने थोड़ा दिमाग लगाया। लाला जी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को बिल्कुल लास्ट डेट 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर की चेक काट दी। चेक की डेट भले आपने
बाद की डाल दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक डाल दी 6 महीने बाद की डेट, 3 महीने बाद की डेट डाल दी कि ये लो मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को चेक से दे दिया पैसा, वो भी प्रॉपर अकाउंट पे ही चेक से, ऐसा क्रॉस चेक वेक नहीं, प्रॉपर अकाउंट पे ही चेक से मैंने पैसे दे दिए सारे एम्प्लॉयज़ को। अब मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो वो खर्चा मेरा अलाउ हो जाना चाहिए। यस, अकाउंट पे ही चेक से मैंने आईटीआर फाइल करने से पहले पेमेंट कर दिया। उसके बाद लाला जी ने क्या किया कि जिस अकाउंट का चेक दिया था उस अकाउंट से पैसे ही सारे निकाल लिए, डाल दिए कहीं और। अब वो बंदा चेक लेके जा रहा है, सर चेक रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया। वो परेशान है, भैया चेक नहीं लग रहा है, क्या हो गया। इधर हम भी बोले अरे पता नहीं यार, मेरे तो बैंक में पैसा पड़ा है, वो कुछ प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल करके झुला रहे हैं हम उसे। गवर्नमेंट कहती है भाई देखो एक बात है साफ, ठीक है तुम्हें हम लास्ट डेट पे चेक देने से मना नहीं कर सकते, तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम्हें अगर पक्के से पेमेंट करनी है तो लास्ट डेट तक का मौका है, अगर हमने प्रॉमिस किया है तो लास्ट डेट तक हम तुम्हें देंगे, और अकाउंट पे ही चेक तो हम खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, हम मना नहीं करेंगे तुम्हें, दे दो चेक से पैसे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो चेक अप्रूव नहीं हुआ, द सम हैज नॉट बीन रियलाइज्ड विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 15 दिन कहां से जोड़ रहे हैं? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो उस केस में दैट एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड, नो डिडक्शन शैल बी मेड। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट चलेगा, समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बोलो। ओके, रिपीट। चलो यश, फिर से रिपीट करते हैं। मैं वैसे भी रिपीट करने ही वाला था बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको बिल्कुल क्लियरली आप ये दिमाग में होना चाहिए सारा प्रोविजन। ध्यान से सुन लो फिर से। सेक्शन 43B कहता है कभी अलाउड नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, ईयर ऑफ पेमेंट में अलाउड हो जाएगा। भाई फिर तो वही बात हो गई ना भाई। मान लो चेक दिया, चेक नहीं क्लियर हुआ मेरा 15 दिन के अंदर, कोई रीजन हो गया भाई, चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद पता है क्या प्रोसेस होता है? फिजिकल चेक बाउंसिंग वाले लेटर के साथ जिसने चेक इशू करा है उसके पास जाता है, वो भी पोस्ट से, बकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से, ताकि प्रूफ रहे। फिर वो बंदा देखेगा तब उसे पता चलेगा अच्छा मेरा चेक डिसअलाउ हो गया। तो कई बार जेन्युइन रीजंस में भी 15 दिन से ज्यादा का डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको पता चल गया कि आपका चेक बाउंस कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप दूसरे चेक से दोगे या फिर आप बैंक में ट्रांसफर करोगे या कुछ भी करोगे। मान लो कि ये सब करते करते में आपको 1 महीने लग गए पूरे प्रोसेस में, तो इसका मतलब 30 सितंबर वॉज योर लास्ट डेट एंड लेट्स अज्यूम दैट आपने एक्चुअल पेमेंट 30 अक्टूबर को करा। तो क्या हुआ? अब आपका पेमेंट हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो कब अलाउ होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सिंपल, अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, एज सिंपल एज दैट। जब पेमेंट करा तो अलाउ हो जाएगा, पेमेंट नहीं करोगे अलाउ नहीं होगा। तो ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो पैसे दे भी दो। यहां अगर डिले करोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे खर्चा। लेट्स काउंट इट ऑन फिंगर्स। पॉइंट नंबर 1, सरकार को टैक्स देना है, समय से दे दो तभी अलाउ होगा टैक्स ड्यूटी। भाई तो भैया इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स तो वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन सरकार बहुत तरीके के टैक्स लेती है। म्यूनिसिपल टैक्सेस है और आपका कई सारे लोकल टैक्सेस होते हैं। तो टैक्सेस आप एक्चुअली पे कर रहे हो तो ये अलाउड है। आप ये ले लो, पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी या कस्टम ड्यूटी होती थी, अब तो सब जीएसटी हो गया और कस्टम ड्यूटी खैर बची है कुछ जगहों पे। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर है, इस तरह के टैक्सेस हैं जो आपकी कॉस्ट का हिस्सा है। भाई आपने कोई गुड्स परचेज करा, 1 लाख का परचेज करा, उस पर 50,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी बनती है। वो 50,000 की कस्टम ड्यूटी आपका एक्सपेंस है, कहीं भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सपेंस है और जेन्युइन एक्सपेंस है जो इनकम टैक्स अलाउ करता है। तो वहां टैक्स आपका एक्सपेंस हो गया। अब आप उसका क्लेम लेने जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कस्टम ड्यूटी पहले दो मेरे को, एक्चुअल पैसा दो मुझे, तब मैं इसका एक्सपेंस का क्लेम आपको दूंगा। बिना एक्चुअल पेमेंट आए मैं पेमेंट आपको क्लेम नहीं दूंगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1, ये हमने क्या पहला पॉइंट काउंट करा था, सरकार को टैक्स दिया डिसअलाउ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमने टाइम से नहीं जमा किया डिसअलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉयज को बोनस और कमीशन टाइम से नहीं दी डिसअलाउ हो जाएगी।
थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टाइम से नहीं दिया, बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन टाइम से नहीं दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। लीव एनकैशमेंट टाइम से नहीं दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। रेलवेज को पैसा टाइम से नहीं दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। 6 पॉइंट्स हैं। टैक्स, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें क्या? रुको, एक एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कोई एक्रोनिम बन जाए बढ़िया सा, मजा ही आ जाए 43B याद करने के लिए, नई चीज मिल जाएगी। ये लो जी, सेक्शन 43B एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग पेमेंट्स। जिन सेक्शंस पे जिन एक्सपेंसेस पे सेक्शन 43B अप्लाई हो रहा है, उनका खर्चे का क्लेम तभी मिलेगा जब उनका एक्चुअल पेमेंट कर दिया जाएगा। 43B एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग पेमेंट या फॉलोइंग एक्सपेंसेस लिखना चाहिए, एक्सपेंसेस इज द राइट वर्ड, ऑन फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पहला क्या था? टैक्स। दूसरा क्या था? सेकंड वाला क्या था? टैक्स के बाद क्या था? पीएफ। शॉर्ट फॉर्म लिखो बस, पीएफ का पेमेंट था। तीसरा क्या था? बोनस था। फिर क्या था? ये हो गया बोनस कमीशन। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। फिर क्या है अपने पास? लीव एनकैशमेंट है और रेलवेज है। लीव एनकैशमेंट एंड रेलवे, इसका कोई बढ़िया एक्रोनिम बन रहा है क्या? TPBILR। वॉवेल्स कम है इसमें जहाँ वॉवेल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ बढ़िया एक्रोनिम बनता है। क्या बना सकते हैं इसका? ऐसे ही याद करेंगे, टीपी बिलर 43B। पीटी बिलर कर दो इसको, पीटी बाइलर। और क्या कर सकते हैं? कुछ बढ़िया सोचो यार, कोई बढ़िया एक्रोनिम बनाओ। ये आपका होमवर्क हो गया क्रिएट अ गुड एक्रोनिम। और मैं कल सबसे सुनूंगा। इनफैक्ट कल क्या सुनना है, बढ़िया एक्रोनिम कोई आए ना तो ग्रुप में ही डाल देना, गुड एक्रोनिम फॉर सेक्शन 43B। बिट LPR, हाँ बिट तक भी सही है, बिट LPR, बिट PRL। एक और आई या ए होता ना तो बढ़िया एक्रोनिम बनता है इसमें। हाँ ये सही है, एटलीस्ट बिट तो याद हो जाएगा। बिट तो हो गया, अब ये PR और L का क्या किया जाए? बिट LPR, बिट PRL, बिट RPL, जमेगा नहीं। चलो देखते हैं, सोचो सोचो पूरी रात। बिट PRL सही है, बिट PRL याद कर लो भाई, जिससे याद हो जाए। अपने को क्या, अपने को एग्जाम तक याद रखने से मतलब है। बोनस इंटरेस्ट, बिट PRL क्या हो गया? बोनस इंटरेस्ट टैक्स, PF रेलवे लीव। ओके, याद रहेगा। डन। After negotiations with the bank, interest outstanding of rupees 3 lakhs has been converted into loan. X Limited follows mercantile system of accounting. Can the interest of 3 lakhs be claimed as business expenditure? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था 3 लाख रुपए का, ठीक है, ड्यू आ रहा था, हम खर्चे में क्लेम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने एक्चुअल पेमेंट नहीं करा था। कैन द इंटरेस्ट ऑफ 3 lakhs बी क्लेम्ड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर? यस, बट आई डू आ गया। क्या आ गया दीपक बाबू? मेरे को चैट लग रहा है थोड़ी देर से दिख रही है। यस, बट ओनली बिफोर इट वॉज कन्वर्टेड टू लोन। एक बार आपने उसको भी लोन में कन्वर्ट कर दिया तो अब वो आपका खर्चा नहीं है। आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन इट्स अ लाइबिलिटी। अरे मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ यार, मेरे को आदत हो गई फालतू मेहनत करने की। रुको, इरेज करने दो सब, हटाओ ये सब। लो जी लो,
इतना बढ़िया आंसर मैंने खुद ही टाइप करवा के रखा हुआ है। ये लो जी भाई साहब, any amount of interest converted into a loan cannot be taken as paid during the year, hence interest of 3 lakhs shall not be allowed as deduction. काम खत्म, क्लास, सिंपल सॉल्यूशन, एक लाइन का। इज द सॉल्यूशन क्लियर? क्यों ऐसा हो रहा है? 3 लाख का एक्सपेंस था, मैंने पे नहीं करा। कौन सा एक्सपेंस है जो पेमेंट के बेसिस पे अलाउ होता है? सर यही है, यही 6 है, BIT PRL, बिट PRL। ये BIT PRL में जो आई है ना, ये आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था, मैंने एक्चुअली पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग बना के छोड़ दिया। तो क्या हम इसको खर्चे में क्लेम कर सकते हैं? बैंक का इंटरेस्ट है। देखो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर नेगोशिएशंस विद द बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹3 lakhs हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन। ठीक है, 3 लाख का ब्याज बाकी था और मैं बैंक के पास गया, गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई तरीका बताओ। मैनेजर साहब बेचारे बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप ये 3 लाख अभी नहीं दे पा रहे हो, मैं इसकी आउटस्टैंडिंग, मैं इसकी EMI बना देता हूँ, इसको लोन बना देते हैं। मान लेते हैं कि 3 लाख आपने और हमसे लोन ले लिया और उसकी EMI बनवा देता हूँ, आप ऐसा करो महीने के 2-2, 4-4 हज़ार हमें देते रहो, उतने तो दे सकते हो। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा हाँ हाँ मैनेजर साहब, आपने बहुत हेल्प कर दी, प्लीज़ प्लीज़ करवा दो। क्या मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट करा? नहीं करा, मैंने उसको लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ फर्दर जो उस लोन की इंस्टॉलमेंट आएगी 3 लाख के लोन की, उस पर भी 43B लगेगा, फिर से उस पर भी तो इंटरेस्ट होगा ना उसके इंस्टॉलमेंट में। फ्री में थोड़ी नहीं हमें 3 लाख को कन्वर्ट करके दे रहा है लोन में, उस पर भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वो भी हमारा खर्चा है। उसका भी छूट कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब हमने पेमेंट करा आउट ऑफ पॉकेट। डन? ये बात समझ में आई दोस्त? ओके, सब लोग कंफर्टेबल हो इस सॉल्यूशन से? चलो बहुत बढ़िया। सेक्शन 43CA, इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट सेक्शन। थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से करने लायक है। सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर।